नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन शर्मा। आप देख रहे हैं स्कूल से एसएससी यूट्यूब चैनल। आज की कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति के बारे में। देखिए, राजस्थान में अभी हाल ही में दो एग्जाम्स आने वाली हैं। एक तो राजस्थान सीईटी का एग्जाम है और एक राजस्थान में एनिमल अटेंडेंट का एग्जाम होने वाला है। दोनों ही एग्जाम्स की दृष्टि से राजस्थान जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सीईटी का एग्जाम तो राजस्थान जीके के बगैर पास नहीं होने वाला है। और दूसरी चीज, जो एनिमल अटेंडेंट का एग्जाम है उसमें भी इन लोगों ने क्या किया कि सिलेबस जब से चेंज किया है तो जीके का वेटेज बढ़ गया है। तो संभावना है कि जीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो दोनों ही दृष्टि से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है, जिसकी चर्चा आज हम लोग इस कक्षा में करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ना 1857 की क्रांति का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 की चर्चा हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी। इसमें थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, आप लोगों को उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कंप्लीट करके आप लोग प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं हमने कहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था देख लेते हैं। 1 मिनट निकालते हैं आगे। हाँ, हम लोगों ने थैंकू तक पढ़ लिया था। आज हम लोग देखते हैं कहाँ से नीमच की जो छावनी थी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो जो अंग्रेजों ने रियासतों के साथ में जो सहायक संधियां की थी उनकी चर्चा हम लोगों ने की थी। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले जो रियासत थी जिसने सहायक संधि की थी वो थी करौली। पूर्ण शर्तों के साथ में अगर पूछ ले तो वो होगी कोटा, जो कि तीसरी रियासत थी जिसने सहायक संधि की थी। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी, अंग्रेजों की 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें से 4 छावनियों में क्रांति हुई थी। 2 सैनिक जो छावनियां थे उसमें क्रांति नहीं हुई थी, तो वो हमें नहीं पढ़नी है। छावों के नाम हमने देखे। उसके बाद में जो 4 छावनी थी उसमें से एक छावनी थी नसीराबाद छावनी। उसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे पिछली क्लास में। आज हम लोग दूसरी छावनी के बारे में देखते हैं, जो कि है नीमच छावनी। लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है, कुछ डिस्कस करना था। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मोटिवेशन से फिर क्या होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा, जिससे आपका राजस्थान जीके और जो भी मैथ्स वगैरह का पोर्शन है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तब तक हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न है हमारा, एक चीज और कि इसमें हम लोग केवल प्रश्न ही नहीं देखेंगे, बल्कि इसमें हम लोग पूरा डिस्क्रिप्टिव चर्चा करते चले जाएंगे। प्रश्नों की जो ऑप्शन आएंगे उनकी चर्चा करेंगे, इधर उधर की जो बातें हैं, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, प्रश्न है हमारा, नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। नीमच जो छावनी है वो पड़ती है मध्य प्रदेश में। नीमच मध्य प्रदेश में थी, लेकिन इसको हम राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका जो कंट्रोल था वो राजस्थान के मेवाड़ से था। नीमच छावनी को राजस्थान के मेवाड़ में जो पॉलिटिकल एजेंट बैठता था वो कंट्रोल करता था। ठीक है, अब हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो क्रांति हुई वो कब हुई। अगर आप लोगों को पता हो तो फटाफट से मुझे कमेंट में बताइए, वरना फिर मैं आपको आंसर बता ही देता हूं। अभी पता हो तो फटाफट से पॉज करके कमेंट कीजिए, तब तक मैं आंसर बताता हूं। देखिए, नीमच जो छावनी है उसमें क्रांति हुई थी 3 जून को। लेकिन यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी सी, जिसको आप लोग अगर याद रखेंगे तो आप लोग 2 छावनियों के बारे में देख पाएंगे। 3 जून को क्रांतिकारियों ने नीमच की जो छावनी थी वहां पे क्रांति करी, और उसके बाद में 5 जून को ये लोग पहुंचे देवली टोंक, जो राजस्थान की तीसरी सैनिक छावनी थी। देवली टोंक को इन्होंने लूटा। वहां से जब लूटपाट करी और वहां के सैनिकों को जब क्रांति के बारे में पता चला, तो देवली टोंक से भी एक सैनिक बटालियन इनके साथ मिल गई, और ये सब लोग मिलकर कहाँ चले गए? ये सब लोग मिलकर दिल्ली की तरफ कूच कर गए। ठीक है, ये सब लोग दिल्ली की तरफ कूच कर गए। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आगे हम लोग नीमच छावनी की ही चर्चा करें तो हम लोग अपने प्रश्न के माध्यम से चर्चा करेंगे।
दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि नीमच में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था। नीमच में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद अली बैग व हीरा सिंह, ऑप्शन बी बख्तावर सिंह, ऑप्शन सी सवाई माधो सिंह और ऑप्शन डी मंगल पांडे। बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए अगर आप लोगों को पता हो तो। नीमच में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, इसमें से आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट करेंगे सवाई माधो सिंह, जो कि 1857 में रिलेटेड नहीं है, 1857 से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन आप रिलेट कर सकते हैं मंगल पांडे, क्योंकि वो भी नीमच की जो छावनी थी उसमें नियुक्त नहीं थे। तीसरा ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट क्या करेंगे? कल ही की कक्षा में मैंने आप लोगों को बताया कि बख्तावर सिंह है, उन्होंने कहां पे क्रांति की थी? उन्होंने नसीराबाद अजमेर में क्रांति की थी। ठीक है, नसीराबाद अजमेर में। तो ये ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे कौन? मोहम्मद अली बैग और हीरा सिंह। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, आगे हम लोग प्रश्न के माध्यम से ही देख लेते हैं कि क्रांति के समय नीमच के अंग्रेजों के लिए किस शासक ने दुर्ग के किवाड़ खोलने से मना कर दिया था। देखिए, मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी बताता हूं कि एक्चुअल में नीमच में हुआ क्या था। उस रात को नीमच में हुआ क्या था। खैर छोड़िए, सब मजाक की बातें हैं। हम लोग देखते हैं कि जब वहां पे क्रांति हुई, मान लीजिए ये नीमच छावनी है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे जब क्रांति हुई तो यहाँ पे जो एबोट हैं, कर्नल एबोट नाम के एक अधिकारी, उनको उतार दिया गया मौत के घाट। ठीक है, एबोट नाम लिख देता हूं ताकि आप भूलें नहीं। एक मिनट, एबोट। ठीक है, इनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब क्या था कि ये जो छावनी थी इसमें अंग्रेज परिवार भी थे, उनके बच्चे भी थे अंग्रेजों के। तो वहां से नीमच छावनी से कौन, अंग्रेज और अंग्रेज के जो परिवार के लोग थे 40, वो लोग भागे वहां से। और ये लोग आए कहां पर? शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह के पास में। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह, जो शाहपुरा के शासक थे, ये मान लीजिए शाहपुरा का दुर्ग है, लेकिन इन्होंने दुर्ग के किवाड़ खोलने से ही मना कर दिया कि मैं आपको शरण नहीं दूंगा। फिर जब ये बात मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट को पता चली तो उन्होंने स्वरूप सिंह को कहा, और स्वरूप सिंह इन लोगों को लेकर आए थे कहां पे? जगमंदिर महल में। जगमंदिर महल में यहाँ पे शरण दी थी। लेकिन उससे पहले ये लोग रुके कहां पे थे? ये एक चित्तौड़गढ़ में ही गांव है, डुंगाला गांव। वहां के किसान थे रुंगाराम। वहां पे रुंगाराम ने इन 40 अंग्रेज लोगों को शरण दी थी, और वहां से जो मेवाड़ के शासक हैं स्वरूप सिंह, वो इनको लेकर आए थे और जगमंदिर महल में इनको ठहरा दिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, एक याद रखना, मैं अलग से हाईलाइट करके इसको लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि जब क्रांति हुई थी तो किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए दुर्ग के किवाड़ नहीं खोले थे? तो वो हो जाएंगे लक्ष्मण सिंह, जो कहाँ के शासक थे? शाहपुरा के। चलिए आगे हम लोग चले, तो आगे चलते, एक मिनट, हाइलाइटर ये रहा। चलिए आगे अब हम लोग आते हैं एरियनपुरा छावनी पे, क्योंकि हमने नीमच छावनी कर ली है कंप्लीट। अब हम लोग 2 छावनियां पूरी पढ़ चुके हैं। तीसरी छावनी जो है वो एरियनपुरा पाली में थी। ठीक है, एरियनपुरा के जो सैनिक थे उन लोगों को क्रांति के बारे में थोड़ी लेट सूचना मिली। देखिए, प्रश्न देख लेते हैं कि एरियनपुरा छावनी में क्रांति का आरंभ कब हुआ। हमारे ऑप्शन है 5 जून, 28 फरवरी, 3 जून या फिर 31 अगस्त। देखिए, इन लोगों को ना, जो एरियनपुरा से थे, इन लोगों को बहुत लेट पता चला। इनको किन्हीं पर्वत क्षेत्र में क्रांति का दमन करने के लिए भेजा गया था, तो वहां से इनको सूचना मिली। तो इन्होंने 21 अगस्त को क्रांति की थी। ठीक है, एरियनपुरा छावनी में 21 अगस्त को क्रांति हुई थी। और मैं कहूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मतलब अच्छी जो क्रांति थी, जो भयंकर जो क्रांति थी, वो एरियनपुरा छावनी के सैनिकों ने ही की थी। वो हम लोग अभी अभी पढ़ेंगे। ठीक है,
देखिए, एरियनपुरा में हुआ क्या था कि एरियनपुरा की जो छावनी के जो लोग थे, वो लोग मैंने आपको बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में विद्रोह का दमन करने गए थे, वहां से उनको सूचना मिली। वहां से सूचना मिली तो इन लोगों ने 21 अगस्त को क्रांति कर दी। अब क्रांति किसके नेतृत्व में? तो क्रांति के नेतृत्व करता थे मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद। तीनों ही नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, सभी छावनियों के नाम आपको याद रखनी है। कौन कौन हो गए? तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खां। ठीक है, इतने ज्यादा हार्ड नहीं है, याद हो जाएंगे इजीली। अब देखिए, एक प्रश्न बनता है, वो क्या आगे शायद मैंने लिखा ही होगा, वहीं देख लेते हैं। हाँ, किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था, चलिए बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। किसके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ सिंह, जो कि कहाँ के जागीरदार थे? जो कि एक जागीरदार थे, आसोप नाम की जगह थी, उसके जागीरदार थे। कहाँ के? आसोप। मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो थोड़ा, जब भी आप लोग नोट्स देखें तो आप लोग फटाफट से रिवीजन कर सकें। आसोप, ठीक है, आसोप के जागीरदार थे। अब हम लोग बात करें कि यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे मारा किसको गया था। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये लोग जब दिल्ली की तरफ जा रहे थे तो आहुआ के एक ठाकुर थे कुशाल सिंह, जो मैंने ऑप्शन बी में जिनका नाम डाल रखा है कुशाल सिंह। इनका इस क्रांति में ना एक बहुत ही बड़ा योगदान था। जो कुशाल सिंह थे, इन्होंने क्या किया, इनकी ना जोधपुर के जो शासक थे, जिनके अंडर में ये थे, जिनके सामंत ये थे, मैं कहूं तो उनसे ना बनती नहीं थी। और जोधपुर वाले क्या कर रहे थे? अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। तो इन्होंने क्रांतिकारियों का सहयोग करने की सोची, तो इन्होंने इन क्रांतिकारियों का आगे नेतृत्व किया। अब होता क्या है, यहाँ पे दो युद्ध होते हैं। लेकिन उससे पहले जो ये कुशाल सिंह थे, इन्होंने क्रांति की योजना कहाँ पे बनाई थी वो बताइए। क्रांति की योजना, इनकी एक माता थी, सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। सुगाली माता के 10 सिर और 54 हाथ थे। एक तो उनके मंदिर में, और एक महादेव का मंदिर था, कामेश्वर महादेव मंदिर, उसमें योजना बनाई गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखें तो इनका सहयोग किसने किया था। देखिए, जो जोध सिंह है वो कोठारिया के सामंत थे, अशोक के सामंत थे शिव सिंह, इन्होंने इनका सहयोग किया था। साथ में गुलर, रूडावास आदि जो जगहें थी, वहां के जो सामंत थे, उन्होंने भी, जो जहां के जागीरदार थे, उन्होंने भी कुशाल सिंह का सहयोग किया था। और यहाँ की जो क्रांति थी, इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया था, जिसके लिए आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खुद एजीजी को युद्ध करने आना पड़ा था। एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो राजस्थान में अंग्रेज अधिकारी जो सबसे ऊपर था, उसको भी युद्ध करने आना पड़ा था, और वो भी हारे थे। ठीक है, आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि एरियनपुरा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। इसमें कंफ्यूज मत होना, एरियनपुरा की जो छावनी थी, वहां पे एरियनपुरा में दे, तब तो मैंने जो आपको 3 नाम बताए थे, तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खां, वो तीनों नाम हो जाएंगे। और अगर पूछे कि एरियनपुरा के क्रांतिकारियों की, तो मैंने अभी अभी आपको बताया कौन थे, कुशाल सिंह थे। कुशाल सिंह ने ही एरियनपुरा के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं, आगे बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं बिठोड़ा का युद्ध। अब देखिए, अंग्रेजों ने क्रांति का दमन करने की तो सोची थी। जैसे ही क्रांति हुई थी, उन्होंने दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर थे, जो नेतृत्व कर रहे थे केंद्रीय लेवल पर, उनको भी नजरबंद किया था। तो यहाँ पे राजस्थान में क्रांति का दमन करने के लिए युद्ध हुआ था, बिथोड़ा पाली का युद्ध। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये युद्ध हुआ कब था। बहुत बार एग्जाम में आ चुका, आरपीएससी हो या आरएसएसएमबी बोर्ड हो, सब एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 10 दिसंबर, 27 अगस्त, 8 सितंबर और 18 सितंबर।
देखिए ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था 8 सितंबर को। 8 सितंबर को ये युद्ध पाली में हुआ था। बिठोड़ा जो जगह है ना, वो पाली में स्थित है। ये जो जगह है ये पाली है, मैं पी से लिख देता हूँ, ठीक है। पाली में हुआ था। अब इसमें हुआ किन किन के मध्य था ये देख लेते हैं। इसमें एक तरफ तो जो क्रांतिकारियों का सहयोग कर रहे थे कुशाल सिंह वो थे, और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ थी जोधपुर की सेना। जोधपुर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वो थे ओनाड सिंह। ओनाड सिंह क्या थे? जोधपुर की सेना के नेतृत्व करता। अब इनके साथ में एक अंग्रेज अधिकारी आया था, वो था हीथकोट। हीथकोट था अंग्रेज अधिकारी जो इनके साथ में आया था। और एक और था, वो कौन था? वो था कुशल राज सिंधवी। इस युद्ध में कुशाल सिंह ने 3 लोगों के विद्रोह में, मतलब 3 लोगों के विरुद्ध युद्ध किया था। वो कौन कौन थे? पहला ओनाड सिंह, दूसरा हीथकोट, और तीसरा कुशल राज सिंधवी। अब हुआ क्या? युद्ध के परिणाम ये निकले कि ओनाड सिंह की गर्दन काट दी गई, हीथकोट भी मारा गया, लेकिन जो कुशल राज सिंधवी था वो भागने में सफल हो गया, ठीक है। तो पहला युद्ध जो है वो कुशाल सिंह जीत चुके थे। अब अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला कि अंग्रेज अधिकारी भी मारा जा चुका है और विकराल रूप धारण कर लिया है क्रांति ने, तो 10 दिन के बाद में एक युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध। 10 दिन मतलब 18 सितंबर को हमारा चेलावास का युद्ध हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 8 सितंबर था, ठीक है। चेलावास के युद्ध में क्या हुआ? चेलावास के युद्ध में बहुत ही, मतलब देख लीजिए कौन कौन थे, मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट पहले इंक हटा लेते हैं हम लोग। हाँ, चेलावास के युद्ध में क्या हुआ? एक तरफ तो थे कुशाल सिंह। अब सामने आप लोग देखिएगा कौन कौन थे, ठीक है। सामने आए एक तो जोधपुर की सेना, ठीक है, जोधपुर की सेना आई। दूसरे दूसरे आए राजस्थान के एजीजी। तत्कालीन एजीजी कौन थे? फटाफट से बताइए कमेंट में। कल की क्लास में मैंने बताया था आपको। तत्कालीन एजीजी कौन थे? पेट्रिक लॉरेंस। और तीसरा कौन आए थे? एरियनपुरा के जो मारवाड़ के जो कौन थे? तीसरा कौन आए थे? तीसरा आए थे मोंक मेसन, ठीक है। एमएम से मैं इनको लिख देता हूं, एमएम। देखिए पॉलिटिकल एजेंट थे मोंक मोशन। तो एक तो पीए खुद आए थे, एजीजी आए थे, और साथ में जोधपुर की सेना थी। लेकिन क्रांतिकारियों में जोश भर रखा था, उन्होंने ये युद्ध भी जीत लिया। जो चेलावास का युद्ध हुआ था वो भी कुशाल सिंह उसमें विजयी रहे। एजीजी ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट हाथ लग गया। इसकी गर्दन काट के आहुआ के किले पर लटका दी गई। ये गर्दन थी आहुआ के किले पर लटका दी गई, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड एक स्टोरी है कि रेबारी जाति के जो लोग थे उन्होंने इनकी गर्दन को उतारा, क्योंकि कभी पहले रेबारी जाति के लोगों को मोंक मेसन ने ऊंट चराने की अनुमति दे दी थी। तो वो लोग मोंक मेसन को लोक देवता के रूप में मानते हैं। तो कभी प्रश्न आ जाए कि किस पॉलिटिकल एजेंट को रेबारी जाति के लोग लोक देवता के रूप में मानते हैं, तो वो होगा मोंक मेसन, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हमारा ये प्रश्न है ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इससे आसपास की जो सारी बातें थी जो एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी वो हम पढ़ चुके हैं। आगे देखें तो चेलावास के युद्ध में किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? मैंने अभी अभी आपको बताया है, मोंक मेसन। बर्टन की हत्या होगी कोटा में। हीथकोट जो था वो मारा गया था बिथोड़ा के युद्ध में। और मेजर लुडलो का तो संबंध है ही नहीं, ये राजस्थान की जो कुप्रथाएं हैं, प्रथाएं जो हम लोग पढ़ी है हमने, उनमें संबंधित थे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे चले तो देखते हैं कि मेजर टेलर आयोग का संबंध कहां से था। अब देखिए जब 2 युद्ध लगातार अंग्रेज हार गए तो उन्होंने कर्नल होम्स को भेजा जिन्होंने कुशाल सिंह को पराजित किया। कुशाल सिंह आहुआ छोड़कर भाग गए। 1860 में कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया। 1860 में जब कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण किया तो इनकी जांच हेतु जो टेलर आयोग बना, मेजर टेलर आयोग बना, तो उसने इनको निर्दोष साबित कर दिया
और ये 1824 में कुशाल सिंह का देहांत हो गया था। ये भी याद रख लीजिए, क्या पता पूछ ही ले एग्जाम में। 1864 में इनका देहांत हो गया था। ठीक है, अब बताइए मेजर टेलर आयोग का संबंध किस क्रांति से होगा? एरियनपुरा की क्रांति से होगा, क्योंकि कुशाल सिंह कहाँ से संबंधित थे? एरियनपुरा से। चलिए, यहां पे हम लोगों ने पूरी की पूरी जो एरियनपुरा की क्रांति थी उसकी चर्चा कर ली। अब हम लोग चारों जो हैं वो पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नसीराबाद पढ़ी जो अजमेर में थी। अजमेर में एक और छावनी थी ब्यावर, वहां पे क्रांति हुई नहीं थी। उदयपुर के खैरवाड़ा में भी नहीं हुई थी। 3 हमारी कंप्लीट हुई। चौथी हम लोगों ने पढ़ ली एक एरियनपुरा जो पाली में है। और फिर हम लोगों ने पढ़ी नीमच, और नीमच के ही जो सैनिकों ने विद्रोह किया था वो कहाँ किया था? देवली टोंक में। तो हमने पूरी 6 क्रांतियां पढ़ ली हैं। 6 छावनियों में जो क्रांति हुई वो पढ़ ली है। अब हम लोग अलग अलग रियासतों के संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो प्रश्न है कि क्रांति के समय राजस्थान में कहां एकमात्र जन विद्रोह था? ऑप्शन ए देवली, ऑप्शन बी नशीराबाद, ऑप्शन सी कोटा और ऑप्शन डी एरियनपुरा। चलिए बताइए फटाफट से। मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी। ए पे टिक लग गया गलती से, 1 मिनट रुको, इरेज कर देते हैं। हाँ, ऑप्शन सी होगा। कोटा एकमात्र ऐसा केंद्र था जहां जन विद्रोह हुआ था, जहां जनता ने क्रांति की थी। अब यहाँ की स्टोरी बता दूं मैं आपको फटाफट से कि हुआ क्या था। देखो, वैसे मैं आगे जो प्रश्न आएंगे उन्हीं में बताऊंगा, क्योंकि आगे भी प्रश्न है इससे रिलेटेड। हाँ, देखिए 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई थी। तो उसका नेतृत्व किया था जयदयाल और मेहराब का ने। ठीक है, अब इनका संबंध पूछ रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि उनको पता है कोटा में क्रांति से संबंधित थे, तो वो आंसर कोटा करके आते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा। जयदयाल और मेहराब कहाँ का संबंध था? जयदयाल संबंधित थे मथुरा से, और मेहराब कहाँ थे? वो संबंधित थे करौली से। तो आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए, मैं स्टोरी बताता हूं आपको थोड़ी सी कि 15 अक्टूबर को ये क्रांति हुई। उससे पहले हुआ क्या था? 14 अक्टूबर को जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे वो आए थे राम सिंह के पास में। जो राम सिंह यहाँ के शासक थे उनके पास में पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन, बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। तो बर्टन ने राम सिंह को कहा कि जो जयदयाल और मेहराब का है वो मतलब अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, तो उनको कैद कर लिया जाए। राम सिंह ने भी हामी भर ली थी, लेकिन ये बात 14 तारीख की रात को जयदयाल और मेहराब खां को पता चल गई, और इन्होंने 15 को ही क्रांति कर दी। और जिसने ये आग लगाई थी, जो बर्टन था, उसी का गला काट के पूरे कोटा शहर में घुमाया गया, ताकि लोगों के मन से अंग्रेजों का भय खत्म हो सके। ठीक है, कोटा में फिर क्या हुआ था वो देखिए आप लोग। बर्टन की जो हत्या का आरोप था, वो जयदयाल एक वकील थे, तो उन्होंने जो राम सिंह थे उनसे रिटर्न में सिग्नेचर ले लिए थे, और उन्हीं को बर्टन की हत्या का आरोपी बता दिया था। ठीक है, जयदयाल जो थे वो हमारे वकील थे, उन्होंने बर्टन की हत्या का आरोप राम सिंह पे लगा दिया था। और फिर राम सिंह को क्या किया था कि नजरबंद कर लिया था। लगभग 6 महीने तक यहाँ पे जन विद्रोह चला था। आगे हम लोग बात करें तो आगे हम लोग देखते हैं कि कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाने में किस शासक ने अंग्रेजों का सहयोग किया था। फिर क्या हुआ, देखिए 6 महीने तक जब कोटा में जन विद्रोह चला तो अंग्रेजों ने सहायता ली किसकी? करौली के शासक की। करौली के शासक कल मैंने आपको बताए थे कौन थे? मदन पाल। करौली के शासक जो मदन पाल थे, उन्होंने जाकर राम सिंह को छुड़वाया क्रांतिकारियों की चंगुल से। ठीक है, फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने राम सिंह की जो तोपों की सलामी थी वो 17 से घटाकर 13 कर दी, और मदन सिंह की जो तोपों की सलामी थी वो 13 से बढ़ाकर 17 कर दी। और मदन सिंह को एक उपाधि दी। उपाधि का क्या नाम था? ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया, GCI। ठीक है, मदन सिंह को GCI की उपाधि दे दी इन्होंने। कोटा की क्रांति यहीं पे समाप्त होती है। मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं, फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं
जो प्रश्न मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जीसीआई की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी। जीसीआई, ग्रांड कमांडर ऑफ इंडिया, बताइए किसने उपाधि दी थी। करौली के शासक मदन पाल को, क्योंकि इन्होंने राम सिंह को मुक्त करवाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि जयदयाल और मेहराब खां को फांसी कब दी गई थी। फिर क्या हुआ, जब राम सिंह को मुक्त करा लिया गया तो जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई। वो दी गई थी 30 मार्च को। 30 मार्च को, ठीक है, मैंने लिखा होगा, हाँ ऑप्शन ए में है। 1858 में 30 मार्च 1858 को जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई थी। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आता है जो कि एग्जाम में अधिकतर बार पूछ लिया जाता है, और याद रखना है जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हीं में ये काउंट होता है कि ये बार बार पूछा जाता है। किस रियासत की मुस्लिम महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया था। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में एकमात्र जो मुस्लिम रियासत थी वो वैसे भी टोंक की थी। आंसर आप वैसे भी दे सकते हैं, और अगर याद करना है तो वैसे रख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि टोंक जो रियासत थी वहां के शासक थे वजीरुद्दौला, और वहां पे नेतृत्व किया था अमीर अली खान ने। टोंक में मुस्लिम महिलाओं ने भी क्रांति की थी। अब इस बात की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, मोहम्मद मुजीब की एक पुस्तक है आजमाइश, वहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, मोहम्मद मुजीब की पुस्तक आजमाइश से। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि किस रियासत में बाहर के सैनिकों ने क्रांति की तथा दमन भी बाहर के सैनिकों के द्वारा ही किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलपुर। अब इसमें बता देता हूं मैं कौन कौन सी सेनाएं वगैरह थी। देखिए, क्रांति जो की थी वो क्रांति की थी ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने। इंदौर को मैं आई से लिख देता हूं और ग्वालियर को मैं जी से लिख देता हूं, ठीक है। ग्वालियर और इंदौर के सैनिकों ने यहाँ पे क्रांति की थी। अब क्रांति का जो दमन था वो पटियाला की सिख रेजिमेंट ने किया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिख को ऐसे लिख देते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि क्रांति भी बाहर के सैनिकों ने ही की और दमन भी बाहर के सैनिकों ने ही किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक वन लाइनर क्वेश्चंस वगैरह होते हैं जो एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, तो इनको याद रखना जरूरी होता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखें तो कौन सा पीए पॉलिटिकल एजेंट है। पीए का मतलब मैंने कल की कक्षा में आपको बताया था, डरकर आगरा भाग गया था। देखिए, 4 जो पीए के नाम दे रखे हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, बर्टन जो था वो था कोटा में, मैंने आपको बताया कोटा में गर्दन काट के शहर में घुमाई गई थी। मोंक मैसन को टांग दिया गया था, आहुआ के किले पर गर्दन काट के टांग दी गई थी। मोरिसन था वो था भरतपुर का, और ये क्या किया, इसने भाग गया, ये कहाँ पे, आगरा भाग गया। तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोरिसन। और जेडी हॉल जो था वो सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, तो चारों मैंने बता दिए हैं। आंसर, एक्चुअल जो आंसर है वो मोरिसन हो जाएगा क्योंकि ये आगरा भाग गया था। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें तो किस रियासत के शासकों ने राजस्थान से बाहर जाकर भी किस रियासत के शासक ने राजस्थान से बाहर जाकर भी अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो एक ही नाम सामने आएगा, आप लोग बहुत जगह पढ़ते होंगे। बीकानेर के जो शासक थे सरदार सिंह, वहां उन्होंने हनुमानगढ़ तक जाकर भी अंग्रेजों को क्रांति दबाने में सहयोग किया था। तो अंग्रेजों ने प्रसन्न होकर सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव भेंट में दे दिए थे। कौन से? टिब्बी परगने के 41 गांव। ठीक है, यहां तक हो गया। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें तो अमरचंद बाठिया का संबंध राजस्थान की किस रियासत से था। ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी धौलपुर और डी बीकानेर। देखिए, बीकानेर से ही संबंधित थे अमरचंद बाठिया। ग्वालियर में व्यापारी थे और इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी क्रांति के दौरान। तो अंग्रेजों ने इनको ग्वालियर में ही फांसी दे दी थी। इनको राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव, बी रामचंद्र पांडुरंग, सी धोदू पंत और डी नाना साहब। देखिए, तात्या टोपे के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल ही बता देता हूं।
तात्या टोपे जो थे वो नाना साहब के सेनापति थे, तो इनका नाम नाना साहब तो होने से रहा। दूसरी चीज, नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो था धोदू पंत, तो ये भी नाम नहीं होगा। अब नाना साहब थे कौन? ये बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो वास्तविक जो इनका नाम था तात्या टोपे का वो था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, ये किसके सेनापति थे? नाना साहब के। नाना साहब का वास्तविक नाम धोदू पंत था, जो कि बालाजी बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखें तो युद्ध हुआ था रलायता पलायता का युद्ध, जो कि 1858 में हुआ था। ठीक है, याद रखना 1858 में रलायता पलायता का युद्ध हुआ था, जो कि तात्या टोपे और जो पृथ्वी सिंह थे, जो झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह, उनके मध्य हुआ था। और तात्या टोपे ने इनको हरा के इन पर 5 लाख का युद्ध हर्जाना भी लगा दिया था। ठीक है, झालावाड़ के जो पृथ्वी सिंह थे उन पर 5 लाख का युद्ध हर्जाना लगाया गया था। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे हमारा सेशन होता है खत्म, एक और सेशन लेके आएंगे 1857 की क्रांति पे ही। फिर लास्ट में हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिस तो हर चीज में इंपॉर्टेंट होती है। तो मेक श्योर कि तुम लोग लाइक कर दो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, याद से ही कर देना अगर नहीं किया हो, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, तैयारी को सुदृढ़ कर सकें। धन्यवाद।